माँ तेरे पसीनों की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं थंबनेल के माध्यम से कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज़, जिसका कि क्लास नोट्स रिवीजन क्लास के साथ में हम लोग कवर करेंगे और ये क्लास 1 होने वाला है। इसमें हम आप लोगों को नोट्स के माध्यम से और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे इसमें जो नहीं दिया गया। तो इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिए। ग्रंथियों में बात करें तो सबसे पहला है अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि यानी इस ग्रंथि को बीटा कोशिका में इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि के बीटा कोशिका से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह है। मधुमेह किसके कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। ये मधुमेह जो हुआ, शुगर, चीनी रोग, ये किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और अग्नाशय ग्रंथि जो है एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है, इसको भी ध्यान रखना है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि के रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और इस ग्रंथि के रस को क्या कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। आगे है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करें, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये बढ़िया प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि जो है यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। थायराइड ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन की कमी के कारण इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यानी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। और आगे है हसीमातार रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। अगला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि से प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि यह एक नर जनन ग्रंथि है। वृषण ग्रंथि एक नर जनन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। आगे है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यहाँ बढ़िया प्रश्न है कि किस ग्रंथि को लड़ो या भागो ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो वह है एड्रिनल ग्रंथि। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि जो एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज विलियम वेलिस व अर्निस्ट स्टॉलिंग ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि अंतःस्रावी ग्रंथि का खोज किसने किया है? विलियम वेलिस और अर्निस्ट स्टॉलिंग ने किया है। आगे है वेदों में नदियों के नाम। वेद, जो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन वेदों में किस नदी का क्या नाम है? तो वर्तमान समय का नाम और इधर है प्राचीन नाम। जैसे है वेदों में झेलम को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान नाम है झेलम, तो उस समय नाम जाना जाता था विस्तता। चिनाब नदी को उस समय अश्कनी के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न। चिनाब नदी का वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो वह है अस्कनी, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्कनी है। उसी तरह रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम है शतुद्री नदी। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा नदी। और आगे है वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है। वेदों की संख्या 4 और इसी वेदों में अघन्या कहा गया है, तो गाय को कहा गया अघन्या। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना होती है 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में की गई थी। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। कहाँ पर? नैरोबी, जो केन्या में है स्थित, यहीं पर किया गया था। और इसी संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पहली बार जो मनाया गया था 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। किस संगठन के द्वारा मनाया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष इसी संगठन के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
मुख्यालय की बात करें यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नैरोबी में, जो केनिया के अंदर है। आगे है सतत विकास का प्रथम सम्मेलन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। सतत विकास का प्रथम सम्मेलन यानी स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में आयोजित किया गया। अगर बात कर ले स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी कहाँ पर है, स्टॉकहोम। उसी तरह डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तांजानिया की राजधानी है दोदोमार। मोरक्को की राजधानी है रबात और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो ये कुछ देश हो गया और इसका राजधानी हो गया। आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे प्रमुख पुस्तक है और उसके लेखक। इसमें से आता है सबसे पहले मुद्राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। उसी तरह इंडिका है और इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। और इस इंडिका के अंदर में मौर्य समाज के बारे में किया गया है वर्णन। मौर्य समाज, ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया इंडिका के अंदर, जो कि मेगास्थनीज किसके लेखक हैं। ये मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे और मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने इंडिका के अंदर लिखा है। उसी तरह मृच्छकटिकम, जिसके लेखक है शूद्रक। और है कादम्बरी, जिसके लेखक है वन भट्ट। और ये वन भट्ट की रचना किया, कादम्बरी की रचना किया था वन भट्ट ने। और कादम्बरी में जो लिखा गया वो हर्षवर्धन के समय में इसको लिखा गया है। मेघदूत, जिसके लेखक है कालिदास। मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहारनम, ये सारे पुस्तक के लेखक है कालिदास। आगे है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी के साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा कपिल वस्तु। कपिल वस्तु ये कहाँ पर है, लुम्बिनी में। और ये कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेपाल के अंदर है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, और 5 ब्राह्मणों को दिया था। और बौद्ध धर्म में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी या निरंजना नदी भी उसको हम लोग कहते हैं। फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध पहले ऐसे मानव जिनकी की प्रतिमा की पूजा किया गया। ये भी बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध पहले ऐसे मानव हुए जिसके प्रतिमा का पूजा किया गया। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए कि महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मानव जिनका जन्म जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति और जिनका निर्वाण यानी कि मृत्यु, वो तीनों ही एक ही दिन हुआ है। वो है बुद्ध यानी बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख की पूर्णिमा के ही दिन इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसका मृत्यु भी हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा जो होता है सबसे पवित्र पर्व मनाया जाता है। आगे बात करें, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, कुशीनगर, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। तो ये बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंदर कुशीनगर में। उसी तरह जिस तरह से हम लोग महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े, उसमें से अब हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी यानी जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन जो वैशाली के अंदर में है, वैशाली के अंदर है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर माना जाता है महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। उस 24 तीर्थंकर में 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर स्वामी हुए, और इसी महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे उनको वो ऋषभदेव थे। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक वो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे
24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में त्रिरत्न, जिसमें से कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का वर्णन किया गया है। आगे है सबरीमाला मंदिर, जो केरल में स्थित है, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये बढ़िया प्रश्न है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य के अंदर में? केरल में है। और किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। उसी तरह से विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, जो कर्नाटक में स्थित है। कार्ले और चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। आगे त्रिवेद, त्रिवेद के अंदर में कौन कौन सा वेद आता है? ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है। इस तरह से अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला कि त्रिवेद में कौन शामिल नहीं है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं हम लोग ऐतरेय। उसी तरह यजुर्वेद जो है, जिसका कि ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम लोग गोपत के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद त्रिवेद में शामिल नहीं है। और इस अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। और इस तरह से सबसे प्राचीन वेद की बात करें, सबसे प्राचीन का वेद, सबसे प्राचीन का वेद कौन सा वेद है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन का वेद है। और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद, और इसी अथर्ववेद को जादू टोना तंत्र मंत्र वाला वेद भी कहा जाता है। आगे खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। और किस शैली में? पंचायतन शैली में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। इस तरह से यहाँ प्रश्न बनेगा कि खजुराहो का मंदिर किस शासकों ने निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था। खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? पंचायतन शैली में निर्मित है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य के अंदर है? तो मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर? तो छतरपुर जिले में स्थित है। यहीं पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी स्थित है, यानी खजुराहो मंदिर के पास ही कंदरिया महादेव का भी मंदिर स्थित है। आगे है अम्बुबाची मेला, जो असम का कामाख्या माता मंदिर में लगता है, जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम के कामाख्या जी मंदिर के अंदर में। और इस मंदिर में जो अम्बुबाची का मेला लगता है, इस मेला के अंदर योनि की पूजा की जाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। और ये माउंट आबू कहाँ? सिरोही राजस्थान में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में, जो तमिलनाडु में स्थित है। आगे है दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली में स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसी तरह से आगे है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश, इसी गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। दास वंश यानी ममलूक भी वंश कहते हैं, ममलूक वंश, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। दास वंश यानी ममलूक वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर करवाया था? अजमेर में। आगे है नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। नई दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। पूर्ण निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। और इस पर जो एक नई मंजिल जोड़वाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने जोड़वाया था। फिरोज शाह तुगलक, ये भी ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इस कुतुब मीनार के ऊपर में एक नई मंजिल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कुतुब मीनार निर्माण में, कुतुब मीनार में किसका योगदान नहीं रहा था? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, इल्तुतमिश ने
इसको पूर्ण कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक नई मंजिल को जुड़वाया था। इन तीनों का सहयोग रहा था। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिखेगा उसको आंसर हम लोगों को कर देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया, पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने उस कुतुब मीनार के ऊपर में एक नई मंजिल का जुड़वाया था। तो इस तरह से इन तीनों का इसमें सहयोग है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और मलिक वैसी उपाधियां मिली थी। लाखों का दान देने वाला ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी आगरा में कराया गया था। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर किया गया था? फतेहपुर सीकरी में। और क्यों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पंचमहल तुर्की सुल्ताना का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, जो 4 बाग शैली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है और इस हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। और किस शैली में निर्मित है? 4 बाग शैली में, जिसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने कराया था। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसी तरह वस्तुकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो शाहजहां के शासनकाल को वस्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे है, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1029 सूक्त है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, जबकि सूक्तों की संख्या 1028 है। 1028 ध्यान रखिएगा, 1028 सूक्तों की संख्या है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र के लेखक है विश्वामित्र। विश्वामित्र इस गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं और सूर्यदेव को समर्पित है। उसी तरह से ऋग्वेद के 9वें मंडल सोमदेव और 10वें मंडल में पुरुष सूक्तों और 4 वर्णों का उल्लेख किया। सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बात कर लें। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2300 BC से 1750 BC के मध्य है। यानी कि कार्बन डेटिंग विधि ये क्या है, तो इसके बारे में समझ लीजिए। तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको याद रखिएगा आप लोग। तिथि निर्धारण, ध्यान रखना है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन यानी C14। और इसका खोज जो किया है 1946 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है V.S. लीवीदेव ने तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है जिसको कि हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के नाम से जानते हैं, इसका खोज किया था 1946 में। और इसी के माध्यम से रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम यानी टाइम पीरियड है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो मध्य है तो ये माना गया। इस तरह से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इसके अकॉर्डिंग है 2300 ईसा पूर्व। BC मतलब हो गया ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड। आगे है, इस सभ्यता का प्रथम नगर हड़प्पा था जिसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ध्यान रखना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर जो था हड़प्पा था जिसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना हम लोगों को, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी। और पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान, ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सिंधी भाषा का शब्द है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, किस भाषा का शब्द है? तो यह है सिंधी भाषा का शब्द।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जिसका खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है और किसके द्वारा किया गया? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। उसी क्रम में अगर हम लोग बात कर ले कालीबंगा, तो कालीबंगा यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ सीधा प्रश्न हम लोगों को ध्यान रखना है, कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले। उसी तरह से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से। भूकंप का साक्ष्य कहाँ? तो कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियों कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इस तरह से इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था, 1952-53 में किया था, इसको भी ध्यान रखना है। आगे है धौलावीरा, इसके बारे में बढ़िया प्रश्न है। धौलावीरा की बात करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। यानी कि धौलावीरा जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा। किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2021 में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया वो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है और ये धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र नगर है जो 3 स्तरों में विभाजित है। ये भी बढ़िया प्रश्न बनेगा। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 स्तरों में विभाजित था वो है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। और ये जो 3 नगर था जिसमें दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर उपस्थित था, इस तरह से में ये विभाजित था। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। धौलावीरा में जल संरक्षण से संबंधित उत्कृष्ट तकनीक का पता चला है। यहाँ पर जो बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसको शामिल किया गया है वो है धौलावीरा, जिसको कि 2021 में शामिल किया गया है। अगला है लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है और ये जो लोथल है हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में, जो गुजरात के अंदर है। इसलिए लोथल को हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक राजधानी या इसी को वित्तीय राजधानी के नाम से जानते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जिसको कि व्यापारिक राजधानी यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जानते थे, वो है लोथल। और ये लोथल गुजरात में है। इसी लोथल में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लोथल से क्या मिले? मनके बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो बना है मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल, ये हो गया आपका मूल कर्तव्य। तो ये ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा इसमें कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान यानी 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उस संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर संविधान के भाग 4A में
और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कांग्रेस का जो समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। समिति के सिफारिश पर ही इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और उस समय जो जोड़ा गया था भाग 4A में और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो लिया गया है ये रूस के संविधान से लिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। और इस तरह से अभी वर्तमान समय की बात करें तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके अंदर है क्या, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य वो निःशुल्क शिक्षा ये जो जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है, जो कि हम लोग बात किए। अब आगे है एनी बेसेंट से संबंधित फैक्ट। एनी बेसेंट के से जो संबंधित फैक्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में, जिसकी अध्यक्षता किया था। इन्हीं की पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट की प्रमुख पत्रिका जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और ये जो भारत आई थी ये मद्रास में आई थी, और ये जिस संगठन से जुड़ी हुई थी तो इसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर जो हुआ करता था इसी मद्रास में था, इसलिए वो मद्रास आई थी भारत में। और इस तरह से ये भारत में आके इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने कि कलकत्ता के 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। साथ ही इसके पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ, और ये सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली है। एनी बेसेंट भारत में जो आई थी वो मद्रास में, और इसी मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यहीं पर ये सर्वप्रथम आई थी। आगे बात करें सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला रहे तब हम लोगों को आंसर करना है एनी बेसेंट, जिसे कि अभी हम लोग पढ़े। और वैसे अगर प्रश्न में रहे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब हम लोग करेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू करेंगे। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कानपुर का अधिवेशन हुआ था और ये 1925 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। और किस राज्य की, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और इसी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, जिसका नाम है सुचेता कृपलानी। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ये भी उत्तर प्रदेश की ही है। और इसी तरह से भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और किस रूप में? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे इसके साथ साथ में आप लोग इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, सरोजिनी नायडू का जन्मदिन। आगे बात करते हैं प्रमुख अनुच्छेद जिसमें से कि अनुच्छेद 44 है। और इन अनुच्छेद 44 के अंदर में है समान सिविल संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर में क्या? समान सिविल संहिता का उल्लेख है।
आगे बात करें भारतीय संविधान का भाग 4, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान में कुल मिला के अभी वर्तमान समय में 22 भाग है और इस 22 भाग के अंदर भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 का प्रावधान है, अनुच्छेद 36 से 51, और इस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और ये नीति निर्देशक तत्व जिसका प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। अनुच्छेद 79 की बात करें तो अनुच्छेद 79 के अंदर में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रखिएगा आप लोग सरला, क्या याद रखेंगे, सरला। ये 100 से हो जाएगा संसद, ध्यान रखिएगा, देखिए 100 से संसद अनुच्छेद 79, और रो से हो जाएगा राज्यसभा, और ये जो राज्यसभा हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, और ला से हो जाएगा लोकसभा जो कि 81 है। तो इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं, सरला। 100 से हो जाएगा संसद, रो से हो जाएगा राज्यसभा, लो से हो जाएगा लोकसभा, यानी 79, 80, 81, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। आगे है ब्लड यानी कि रक्त। सबसे पहला ही रक्त से संबंधित है, इसमें रक्त समूह का खोज, रक्त समूह का जो खोज किया है वो कार्ल लेड-स्टीनर ने किया है। ये बढ़िया प्रश्न है, रक्त समूह का खोज किया है कार्ल लेड-स्टीनर ने। रक्त समूह में सर्वदाता रक्त समूह यानी कि सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। ओ निगेटिव रक्त समूह जिनका है वो सभी को दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही जो ले सकता है, यानी किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसका एक्सेप्ट कर सकता है, वो है AB पॉजिटिव। उसी तरह जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो लीवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया है। आगे बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया है, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया विलियम हॉर्वे ने की थी। आगे है आनुवांशिकता के नियम का खोज किया है गेगरी जॉन मेंडल ने, ये बढ़िया प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता के नियम का खोज किया गेगरी जॉन मेंडल ने की थी। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है, रक्त ब्लड जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका pH मान 7.4 होता है, और ये जो है एक प्रकार का क्षारीय है। रक्त क्या है, क्षारीय है, और ये जो क्षारीय है जिसका कि pH मान कितना है 7.4, यानी 7 से जितना भी अधिक हो जाएगा वो क्षारीय होगा, और 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होता है। 7 जिसका मान होगा वो होता है उदासीन। 7 होता है शुद्ध जल का, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल जिसका pH मान 7 होता है ये उदासीन होता है। और यहाँ पर ब्लड के बारे में बात किया जा रहा है, यानी रक्त के बारे में बात किया जिसका pH मान 7.4 होता है, तो एक प्रकार का रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 होता है। अगर बात कर ले pH पैमाने का खोज, pH पैमाने का जो खोज किया वो सोरेनसन ने खोज किया है। आगे सत्यमेव जयते, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इस शब्द को मुंडकोपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, और ये कहाँ पर से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बात किया जा रहा है आश्रम का। आश्रम में 4 प्रकार के आश्रम है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम। ये 4 प्रकार के आश्रम का चर्चा है। इन 4 आश्रमों का उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है। ये बढ़िया प्रश्न, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो ध्यान रखना कि जावालोपनिषद के अंदर में। अब है वर्ण। वर्ण, ये वर्ण जो है 4 वर्ण भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। ये भी बढ़िया प्रश्न, जरूर ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर में 4 वर्णों का 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। 4 धाम की बात किया जा रहा है कि 4 धाम कौन कौन से हैं, तो 4 धाम है बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड में है, द्वारिकानाथ जो कि गुजरात में है, पुरी जो कि उड़ीसा के अंदर है, चौथा जो है रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है। तो इस तरह से 4 धाम का उल्लेख है।